हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जो कि सॉल्यूशन है उसका 6 लेक्चर में एंटर करेंगे। 5 लेक्चर ऑलरेडी इसका आ चुका है और वो पांचों लेक्चर में सॉल्यूशन का जो पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म उसको हम कंप्लीट किए। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड टॉपिक में एंटर करेंगे जो कि है वेपर प्रेशर। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर मैप या फिर लेक्चर प्लान होने वाला है वो हम लोग बेसिकली आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू वेपर प्रेशर देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर प्रेशर क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सारा पॉइंट को हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाबू, वेपर प्रेशर समझने से पहले एक छोटा सा टर्म तुमको समझना पड़ेगा जो कि है इवापोरेशन। ये वर्ड तुम लोग पहले भी सुने होंगे पर हम लोग आज अच्छे से समझते हैं कि इवापोरेशन होता क्या है। वंस तुम इवापोरेशन समझ जाओगे वेपर प्रेशर समझने में तुमको दिक्कत नहीं होगा। अगर हम लोग इवापोरेशन का बात करें तो हम लोग एक क्या ले लेते हैं, एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं। इस क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग कोई लिक्विड मॉलिक्यूल को फिल करते हैं। अगर यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल है तो लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा और लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे भी प्रेजेंट होगा। हम लोग जो लिक्विड मॉलिक्यूल सेंटर पे प्रेजेंट है उसके ऊपर में बात करते हैं। तो सेंटर वाला लिक्विड मॉलिक्यूल को इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, नीचे से भी फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा और ऊपर से भी लग रहा होगा। जबकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है उसको फोर्स इस डायरेक्शन से तो लग रहा होगा, इस डायरेक्शन से भी लग रहा होगा और इस डायरेक्शन से भी लग रहा होगा। मगर क्या ऊपर के डायरेक्शन से कोई भी फोर्स इसको लग रहा होगा? कोई भी मॉलिक्यूल इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। ऊपर में, इसके ऊपर में कोई मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट नहीं है तो इस पे कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता है। तो अगर हम लोग दोनों मॉलिक्यूल में फोर्स को कंपेयर करें, सेंटर मॉलिक्यूल और सरफेस मॉलिक्यूल पे, तो हम लोग को क्या मिलता है ये देखो। जो सेंटर मॉलिक्यूल है उसमें फोर्स सारा डायरेक्शन से लग रहा है, जबकि जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उसमें फोर्स 3 डायरेक्शन से तो लग रहा है मगर एक डायरेक्शन से नहीं लग रहा है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो सेंटर मॉलिक्यूल है उसमें जो फोर्स है वो ज्यादा होगा, मोर फोर्स। जबकि सरफेस का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें लेस फोर्स लग रहा होगा। सेंटर मॉलिक्यूल पे फोर्स ज्यादा होगा और सरफेस के मॉलिक्यूल पे फोर्स क्या होगा? कम होगा। अब तुम खुद सोच के बताओ, अगर इसको थोड़ा बहुत एनर्जी मिले, अगर मॉलिक्यूल को थोड़ा बहुत एनर्जी दिया जाए या फिर ये खुद से एनवायरमेंट वगैरह से थोड़ा बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो कौन सा मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटना आसान होगा? जहां पे फोर्स ज्यादा है या जहां पे फोर्स कम है? तो जहां पे फोर्स कम है। तो अगर इस लिक्विड को सराउंडिंग से थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाए तो क्या होगा कि जो सरफेस पे प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल है या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल है वो अपने में जो भी बॉन्ड प्रेजेंट है उसको तोड़ के तुरंत किस में कन्वर्ट हो सकता है? वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? इवापोरेशन के नाम से बुलाते हैं। तो इवापोरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब देखो, इवापोरेट होने के लिए अब हम लोग को कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। सरफेस मॉलिक्यूल को वेपर में बदलने के लिए कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग टेम्परेचर दे दे तो ये तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। और ये थोड़ा बहुत टेम्परेचर तुमको कहीं से भी मिल सकता है, हम लोग को देने का जरूरत नहीं है। वो आसपास, जैसे ये कंटेनर से भी ले सकता है, जो तुम्हारा आसपास का एनवायरमेंट है उससे भी ले सकता है। तो इवापोरेशन हम लोग किसको बोल सकते हैं? spontaneous conversion of liquid molecule into vapor molecule from the surface is known as evaporation। ठीक है, तो ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो वेपर मॉलिक्यूल में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाए, इसी फेनोमेना को किस नाम से बुलाया जाता है? इवापोरेशन के नाम से। तो अगर हम लोग इवापोरेशन का डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, conversion of liquid molecule of
लिक्विड मॉलिक्यूल into vapor molecule from the surface is known as evaporation. बात समझ आया? ठीक है, तो अगर हम इवापोरेशन का बात करें तो इवापोरेशन किसको बोल सकते हैं? जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो स्पॉन्टेनियसली वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। अच्छा, इवापोरेशन में सिर्फ सरफेस का मॉलिक्यूल ही क्यों कन्वर्ट होता है वेपर मॉलिक्यूल में? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो सेंटर मॉलिक्यूल है उसके कंपैरिजन में कम फोर्स लग रहा है। तो यहां से हम एक और बात बोल सकते हैं, और वो क्या बोला जा सकता है कि इवापोरेशन जो है वो सरफेस फेनोमेना है। यानी इवापोरेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मॉलिक्यूल इवापोरेट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा? सरफेस का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा। तो हम ये बात भी बोल सकते हैं कि इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। बात समझ आ गया? ठीक है, तो वेपर प्रेशर समझने से पहले हम लोग को यह टर्म समझना था। इवापोरेशन हम लोग कैसे समझे? हम लोग एक कंटेनर लिए, उसमें कोई लिक्विड मॉलिक्यूल को फिल किए। जब लिक्विड मॉलिक्यूल को फिल किए तो हम लोग यहाँ पे देखें, मॉलिक्यूल सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, सरफेस पे भी प्रेजेंट होगा। सेंटर मॉलिक्यूल को हर एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा। सरफेस मॉलिक्यूल पे हर एक डायरेक्शन से फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब यहाँ पे कम फोर्स होगा। तो अगर इसको थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाए तो ये स्पॉन्टेनियसली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। क्योंकि अगर बॉन्ड तोड़ेगा बाबू तो लिक्विड से ये किस में कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली गैस में, और गैस को ही तो हम वेपर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम किस नाम से बुलाएं? इवापोरेशन के नाम से। तो यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डेफिनेशन पे लिखे हैं कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू वेपर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज इवापोरेशन। क्योंकि इवापोरेशन में सिर्फ और सिर्फ सरफेस का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इवापोरेशन जो है वो एक तरह का क्या है? तुम्हारा सरफेस फेनोमेना। अब अगर हम लोग फैक्टर्स का बात करें, ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि आखिर कौन कौन सा फैक्टर रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तुम लोग भी बता सकते हो। पहला फैक्टर जो रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, पहला फैक्टर जो रेट ऑफ इवापोरेशन को इफेक्ट करेगा वो क्या है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और रेट ऑफ इवापोरेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे हम दो वर्ड का यूज करेंगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यूज कब किया जाता है? जैसे टेम्परेचर के बढ़ने से अगर इवापोरेशन भी बढ़ेगा तो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, और अगर टेम्परेचर के बढ़ने से इवापोरेशन घटेगा तो बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है कि अगर एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो रिलेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक के बढ़ने से दूसरा अगर घट रहा है तो बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब टेम्परेचर और इवापोरेशन के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? चलो इसके बारे में बात किया जाए। तो एक बात बताओ, किस सीजन में वाटर मॉलिक्यूल जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है? समर सीजन में या विंटर सीजन में? तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? समर सीजन में। अब उस समर सीजन में अगर वाटर मॉलिक्यूल इजीली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और समर सीजन में टेम्परेचर भी क्या होता है? ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा लिक्विड मॉलिक्यूल उतना आसानी से वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा, इवापोरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर। रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन। बात क्लियर है? ठीक है, तो पहला फैक्टर रेट ऑफ इवापोरेशन जिस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर जिस पे रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया और इवापोरेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली या इनवर्सली।
अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको एक बाल्टी पानी को वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बॉईल करके नहीं, ठीक है, बस छोड़ दे और वो कुछ दिन के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसको वेपर में कन्वर्ट करना विदाउट बॉइलिंग, ठीक है, अपने आप उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो पहला कंडीशन ये है कि वो एक बाल्टी पानी को तुम बाल्टी पे ही छोड़ दो, और दूसरा कंडीशन है एक बाल्टी पानी को फ्लोर में डाल दो, ठीक है। किस केस में जल्दी वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो सकता है? तो ऑब्वियसली आंसर होगा फ्लोर वाला केस में। तो अब फ्लोर वाला केस में ऐसा क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो गया? फ्लोर वाला केस में सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है, जबकि बाल्टी में सरफेस एरिया कम था, कम वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट था, इसीलिए इवापोरेशन भी कम होगा, धीरे धीरे होगा, और वो देर से सारा वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा। जबकि सरफेस में अगर हम लोग उसको फ्लोर में डाल दें तो सारा वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे आ चुका होगा, और सारा वाटर मॉलिक्यूल चूंकि सरफेस पे आ चुका है तो सब एक साथ इवापोरेट करेगा और जल्दी से जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा और रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा, मतलब किस तरह का रिलेशन मिलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ क्या होगा? इवापोरेशन, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर जिसपे तुम्हारा रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर जिस पे रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करेगा, ठीक है, वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, अगर दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको गैस में भी कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अगर दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको गैस में कन्वर्ट होने के लिए कम एनर्जी चाहिए, ठीक। तो जल्दी जल्दी वेपर में लिक्विड मॉलिक्यूल कब कन्वर्ट हो सकता है? जब एनर्जी कम चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा, और धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा यानी रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, ठीक। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में कम होगा मतलब वो जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा और रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब फोर्स ज्यादा था तो इवापोरेशन कम था, फोर्स कम था तो इवापोरेशन ज्यादा था। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन? एक के ज्यादा होने से दूसरा कम हो रहा है, मतलब डायरेक्टली या इनवर्सली? तो ऑब्वियसली इनवर्सली। तो हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड और रेट ऑफ इवापोरेशन के बीच में कैसा रिलेशन हो रहा है? तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन, ठीक, वो क्या होगा? तो वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड, बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर जिस पे तुम्हारा रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करेगा, ठीक है। तीन फैक्टर क्या क्या है? पहला फैक्टर है तुम्हारा टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया, और तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर और रेट ऑफ इवापोरेशन के बीच में कैसा रिलेशन है? टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और जितना ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। और तीसरा है नेचर ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा, और धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर समझने से पहले अगर ये दो टर्म समझ लिए हो तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। पहला टर्म हम क्या बताए? इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का मतलब क्या है? सरफेस मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियसली वेपर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसी को इवापोरेशन कहते हैं। और इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, और इवापोरेशन ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है जो कि है टेम्परेचर, सरफेस एरिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
बात समझ आ गया, ठीक है। इवापोरेशन जितना ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। अब ये समझने के बाद अब हम लोग फाइनली समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर किसको कहा जाता है। पहला बात, यहां पे एक पॉइंट जरूर समझ लेना कि वेपर प्रेशर जब भी तुमको देखना है तो क्लोज्ड कंटेनर में देखना है। वेपर प्रेशर हमेशा किस तरह के कंटेनर में देखा जाता है, तो क्लोज्ड कंटेनर में देखा जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिख लेते हैं कि वेपर प्रेशर इज ऑलवेज सीन इन क्लोज्ड कंटेनर। वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा किस तरह के कंटेनर में दिखाई देता है, तो हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में देखा जाता है। तुम कभी भी ओपन कंटेनर में कोई लिक्विड लेके उसका वेपर प्रेशर नहीं मेजर कर सकते हो। अगर किसी भी लिक्विड का तुमको वेपर प्रेशर को मेजर करना है तो हमेशा कंटेनर जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो पहले हम एकदम डिटेल में बेसिक से समझाते हैं कि ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। आराम से चीजों को समझना, ठीक। अब वो अगर हम बात करें तो हम लोग वेपर प्रेशर समझना है तो पहले एक क्लोज्ड कंटेनर लिया जाए, और इस क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड को फिल करते हैं। अब हमको पता है लिक्विड मॉलिक्यूल सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, सरफेस पे भी प्रेजेंट होगा। मतलब यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर में बात करेंगे। तो यहां पे बहुत सारा लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है। अब हम लोग अभी जो कंडीशन बात कर रहे हैं वो t इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि एक क्लोज कंटेनर, एक कंटेनर लिए होंगे, उसमें लिक्विड मॉलिक्यूल को फिल किए होंगे और कंटेनर को सील कर दिए होंगे, बंद कर दिए होंगे, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू 0 पे है। t इज इक्वल टू 0 पे अगर इस कंटेनर में बात किया जाए तो इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल। क्योंकि बाबू लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए इवापोरेट करना होगा, और इवापोरेट तुरंत तो नहीं होगा ना, कुछ तो टाइम लगाएगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ तो टाइम लगाएगा। तो अभी हम t इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल, ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल। बात समझे, ठीक है। और लिक्विड मॉलिक्यूल का टेंडेंसी ये होता है कि ये धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब इवापोरेट करेगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल है तो जो इवापोरेशन का रेट होगा वो इस टाइम पे मैक्सिमम होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन इज मैक्सिमम। देखो अगर इस तरह से तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो एक बात आराम से समझो। तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन पढ़े होगे, ठीक है। उसी तरह से इसको समझो। तो जो इवापोरेशन है ये भी एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, अगर तुम वेपर मॉलिक्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए तो तुम वापस से लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो t इज इक्वल टू 0 पे कौन सा रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड रिएक्शन का। और यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन कौन है, लिक्विड मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किसमें, वेपर में। तो इसी वजह से बोले कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और शॉर्ट फॉर्म में रेट ऑफ इवापोरेशन को हम RE से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब हम लोग ये सेम सिचुएशन को t इज इक्वल टू t टाइम पे बात करते हैं। अगर हम लोग t इज इक्वल टू t टाइम पे बात करें तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, वो कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर लिए और इसमें वही लिक्विड मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, कुछ देर छोड़ चुके हैं और टाइम मान लो t हो चुका है, t इज इक्वल टू t टाइम। फिर से अगर बात करोगे तो यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा ही होगा सरफेस पे। अब कुछ देर अगर छोड़ दिए हैं तो पहले जो सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल था वो वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी यहां पे तुमको अब इस सरफेस के ऊपर में कुछ कुछ वेपर मॉलिक्यूल भी दिखाई देगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे कंटेनर में सिर्फ तुमको लिक्विड मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा था, मगर t इज इक्वल टू t टाइम पे तुमको कंटेनर में दोनों मॉलिक्यूल दिखाई देगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल भी दिखाई देगा, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल भी दिखने वाला है, और साथ ही साथ
वेपर मॉलिक्यूल भी दिखाई देगा, वेपर मॉलिक्यूल भी दिखाई देगा। तो अब दोनों दिखाई देगा। अब अगर हम बात करें तो T इज इक्वल टू टी टाइम पे वेपर मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल दोनों दिखाई देगा। अगर T इज इक्वल टू टी टाइम पे बात किया जाए तो इस कंटेनर में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? T इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ इवापोरेशन हो रहा होगा, क्योंकि कंडेंसेशन होने के लिए कुछ वेपर मॉलिक्यूल चाहिए और T इज इक्वल टू 0 पे कोई वेपर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, अब T इज इक्वल टू टी टाइम पे अगर दोनों है, ठीक है, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं अगर दोनों है तो यहां पे इवापोरेशन भी होगा, इवापोरेशन भी होगा और साथ साथ कंडेंसेशन भी होगा। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस एक टाइम आने के बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि T इज इक्वल टू 0 पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम था, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट मिनिमम था, 0 पे था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। मतलब अगर ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो अब हम लोग एक तीसरा कंडीशन लेके चलते हैं, वापस से वही कंटेनर लिए और यहां पे हम लोग वही लिक्विड मॉलिक्यूल को फिल किए हैं। ठीक, इसके सरफेस पे कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, और ये जो टाइम है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। बात समझ आ गया? ठीक है, अब T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे भी अगर बात करोगे तो कंटेनर में तुमको दोनों मॉलिक्यूल दिखाई देगा, वेपर भी दिखाई देगा और साथ साथ लिक्विड भी दिखाई देगा। ठीक, दोनों मॉलिक्यूल दिखेगा, वेपर भी दिखा और लिक्विड भी दिखा। मगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बात किया जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो इक्वल होगा रेट ऑफ किसके? कंडेंसेशन। आरसी का मतलब है रेट ऑफ कंडेंसेशन और आरई का मतलब है रेट ऑफ इवापोरेशन। तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। इस कंडीशन को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, अब वापस से जो जो बात हम बताए हैं, ठीक है, उसको एक बार रिकैप करते हैं, आराम से समझते जाओ और भूल जाओ, ये सबको याद नहीं रखना है। बेसिकली हम यहां पे वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले, एक कंटेनर लिए, उसमें कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल को फिल किए, T इज इक्वल टू 0 पे अगर बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल होगा और रेट ऑफ इवापोरेशन मैक्सिमम होगा। कुछ देर अगर इस लिक्विड मॉलिक्यूल को छोड़ दिया जाए इस बंद कंटेनर में तो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कंडीशन पे, ठीक है, अगर बात करें तो वेपर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा और लिक्विड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा और इस टाइम पे इस कंटेनर में दो प्रोसेस चल रहा होगा, एक इवापोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन। ठीक है, कुछ देर इसको और छोड़ दिया जाए तो इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा और इक्विलिब्रियम के टाइम पे भी लिक्विड मॉलिक्यूल होगा और वेपर मॉलिक्यूल भी होगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे दोनों प्रोसेस चल रहा होगा, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, मगर दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, दोनों का जो रेट होगा वो इक्वल होगा। अब वेपर जो है वो किस किस कंडीशन में प्रेजेंट है? टी टाइम पे भी प्रेजेंट है और टी इक्विलिब्रियम पे भी प्रेजेंट है। अब अगर टी टाइम पे बात करें तो जो वेपर है वो घूमते घूमते यहां पे टकरा सकता है कि नहीं टकरा सकता है? ऑब्वियसली टकरा सकता है। ठीक है, वेपर तो फ्रीली इधर उधर मूव करते रहेगा, अगर मूव करते रहेगा तो वो क्या करेगा? लिक्विड के सरफेस पे टकराएगा और अगर लिक्विड के सरफेस पे टकराएगा तो प्रेशर जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे T इज इक्वल टू टी टाइम पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसके सरफेस से वेपर मॉलिक्यूल टकरा के प्रेशर जनरेट कर रहा है और अगर T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे बात करें तो इस पॉइंट पे भी जो वेपर मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के सरफेस पे टकराएगा और कुछ प्रेशर जनरेट करेगा। अब सवाल ये है कि दो टाइम पे प्रेशर जनरेट कर रहा है, टी टाइम पे भी प्रेशर जनरेट हो रहा है और इक्विलिब्रियम के टाइम पे भी प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो अब हम लोग इन दोनों टाइम में से
किस टाइम का प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलेंगे या दोनों को वेपर प्रेशर बोलेंगे? तो बाबू जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो तुम्हारा वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर जनरेट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। अब सवाल ये होगा कि भैया टी टाइम पे भी तो तुम्हारा लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर पे वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो इस प्रेशर को हम लोग क्या नाम देंगे फिर? तो इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। इसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। बोलो बात समझे ना? ठीक है, तो टी टाइम पे वेपर मॉलिक्यूल जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर में जो प्रेशर जनरेट करता है उसको वेपर प्रेशर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। ठीक, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर जनरेट करेगा उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब अगर हम लोग को वेपर प्रेशर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर, या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर में जो भी प्रेशर जनरेट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। और अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम नहीं है उस टाइम पे भी वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर में प्रेशर जनरेट कर सकता है, मगर उस प्रेशर को तुम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। तो अब यहां से तुम्हारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम वाला बात बोल रहे हैं। तुमसे यह डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। अगर आप लोग स्कूल का एग्जाम दोगे तो उस केस में पूछा जा सकता है कि वेपर प्रेशर है क्या, तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर में जो भी प्रेशर जनरेट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। बात समझ आया? ठीक है, तो यही अभी हम लोग डेफिनेशन लिखने वाले हैं वेपर प्रेशर का। होप आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। तो अब अगर हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ठीक है, हम यहां पे किसको डिफाइन कर रहे हैं? यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर, यही डेफिनेशन तुम लोग को लिखना भी है एग्जाम में। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल at the surface of liquid at the condition of equilibrium, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब समझ में आया ना? ऐसा नहीं है कि वेपर मॉलिक्यूल सिर्फ इक्विलिब्रियम के टाइम पे ही प्रेशर जनरेट करता है। वो अगर इक्विलिब्रियम नहीं है उस टाइम पे भी प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, मगर उस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ना कि वेपर प्रेशर। अगर इक्विलिब्रियम हो गया उसके बाद जो प्रेशर जनरेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम लोग वेपर प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो किसी भी प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ any pure liquid is represented by P नॉट। किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P नॉट से। ठीक है, अगर हम लोग इसी को डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो इस कंटेनर में मान लो हम लोग एक लिक्विड को फिल करते हैं और ये लिक्विड का नाम है A। ठीक, तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर में सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये सरफेस का मॉलिक्यूल, इसको अगर हम लोग छोड़ दे तो ये सरफेस का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
वेपर में, और एक टाइम आएगा जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ये जो डबल एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये वेपर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड के सरफेस से टकरा के प्रेशर जनरेट करेगा, और इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब चूंकि इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए लिक्विड है, मतलब ये प्योर है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी नॉट से, और नीचे में लिक्विड मॉलिक्यूल का नाम को लिखा जाता है। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल ए है, तो इसीलिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? पी नॉट ए। तो यही बात को हम बोले हैं कि किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करता है? पी नॉट से। अब अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का बात किया जाए ना, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेपर प्रेशर of any component in solution is represented by P। तो किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। प्योर है तो P नॉट, अगर सॉल्यूशन में है तो P से। अब इसको भी समझो, आराम से बात समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक कंटेनर लिए और इसमें एक सॉल्यूशन बनाए हैं, और सॉल्यूशन दो चीज का मिक्सचर से है, ए और बी का। बात क्लियर है? ठीक है। तो सरफेस के ऊपर में तुमको दोनों का मॉलिक्यूल दिखाई देगा, ए का भी मॉलिक्यूल दिखेगा, बी का भी दिखेगा, ए का भी दिखेगा और बी का भी दिखेगा, ए का भी दिखेगा, बी का भी दिखेगा। मान लेते हैं अगर दोनों मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो सकता है तो दोनों वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ देर अगर छोड़ दे तो। अब वेपर में भी अगर बात करोगे तो ए भी दिखेगा, बी भी दिखेगा, ए भी दिखेगा, बी भी दिखेगा। कुछ देर इसको और छोड़ दिया जाए तो यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे इस सरफेस के ऊपर में ए भी प्रेशर लगाएगा, बी भी प्रेशर लगाएगा, ए भी लगाएगा, बी भी लगाएगा। अब जब प्योर था तो ए का वेपर प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट किए। ठीक है। अब ये सॉल्यूशन में है तो ए का जो वेपर प्रेशर है उसको नॉर्मली पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और चूंकि ये वेपर प्रेशर ए लगा रहा है इसलिए यहां पे लिखेंगे पी ए। और अगर प्योर होता, सिर्फ बी होता और प्योर बी होता तो पी नॉट बी लिखते, मगर ये सॉल्यूशन में प्रेशर लग रहा है तो इसका वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। और ये प्रेशर कौन लगा रहा है? तो बी लगा रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे पीबी। तो अगर सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करता है और नीचे में उस कंपोनेंट का नाम लिखा जाता है। और अगर प्योर कंपोनेंट है तो उसका वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करता है? पी नॉट से। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात हम तुम लोग को बताए थे वो पॉइंट को लिख देते हैं यहां पे। याद करो, अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम नहीं है उस टाइम पे वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर में जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है। तो प्रेशर exerted by liquid molecule, sorry, vapor molecule at the surface of liquid, other than dynamic equilibrium, is known as। ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड अदर देन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, क्या मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर प्रेशर लग रहा है इक्विलिब्रियम के टाइम पे तो उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहेंगे। अगर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है अदर देन इक्विलिब्रियम तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? उस कंडीशन का जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेपर प्रेशर से रिलेटेड, चलो उनके बारे में बात किया जाए। ठीक है। अब एक बात बता, तो वेपर प्रेशर हम लोग किसको कह रहे हैं? इक्विलिब्रियम के टाइम का प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कह रहे हैं।
अगर इक्विलिब्रियम के टाइम का प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम होगा। अगर रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम होगा, मतलब वंस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, उसके बाद तुम 50 मिनट के बाद देखो या 2 साल के बाद देखो, फर्क नहीं पड़ता है, जितना वेपर मॉलिक्यूल पहले था उतना ही वेपर मॉलिक्यूल बाद में होगा। तो क्या ये बात हम बोल सकते हैं, जब पार्शियल प्रेशर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है तो उसी वैल्यू को हम लोग वेपर प्रेशर बोल देते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम के टाइम का प्रेशर को बोलते हैं, और वंस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, वेपर मॉलिक्यूल ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। मतलब जैसे पार्शियल प्रेशर अपने मैक्स वैल्यू पे प्रेजेंट हो जाता है तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, और जैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोल देते हैं। तो वेपर प्रेशर जो है वो बेसिकली पार्शियल प्रेशर का ही मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये सब पॉइंट से सवाल उठ सकता है, ये बात याद रखना, वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। यही बात हम लोग लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो, ये बात भी तुमको याद रखना है कि वेपर प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर का ही मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है। ठीक, अब तुम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस का इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो तो वो ठीक उसका उल्टा काम करके वापस से इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर लेगा। इसका मतलब अगर हम लोग वेपर प्रेशर का वैल्यू को, मतलब पार्शियल प्रेशर का वैल्यू को वेपर प्रेशर से बढ़ाना चाहे, देखो हम क्या बोले, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू को वेपर प्रेशर से भी बढ़ाना चाह रहे हैं। वेपर प्रेशर तो इक्विलिब्रियम है, वेपर प्रेशर से भी अगर बढ़ाना चाह रहे हैं मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो उसका ठीक उल्टा काम करके वापस से इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करेगा। तो अब सोचो, पार्शियल प्रेशर को अगर वेपर प्रेशर से भी बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, मतलब तुमको इवापोरेशन का रेट को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, तुम रेट ऑफ इवापोरेशन को बढ़ा के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो कंडेंसेशन का रेट को बढ़ा के वापस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेगा। यानी अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर का वैल्यू को वेपर प्रेशर से इंक्रीज करना चाहे तो नहीं इंक्रीज होगा। उस केस में क्या होगा, तुरंत कुछ वेपर मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, मतलब कंडेंस हो जाएगा और वापस से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेगा। अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर से घटाना चाहे तो कैसे डिक्रीज करेंगे, वेपर मॉलिक्यूल को कम करके, यानी हम लोग वेपर मॉलिक्यूल को लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। अब वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करके तुम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो तो इसका उल्टा काम क्या होगा, लिक्विड जो है वो वापस से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर से भी डिक्रीज करना चाहे तो डिक्रीज नहीं होगा, तुरंत कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर मॉलिक्यूल में, और वापस से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेगा। यानी पार्शियल प्रेशर का जो वैल्यू है वो ना ही वेपर प्रेशर से घट सकता है ना ही वेपर प्रेशर से बढ़ सकता है। अगर पार्शियल प्रेशर का वैल्यू को तुम वेपर प्रेशर से बढ़ाना चाहो, वेपर प्रेशर के वैल्यू से बढ़ाना चाहो, तो उस केस में कुछ वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और वापस से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेगा। और अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर का वैल्यू को, ठीक है, वेपर प्रेशर से भी घटाना चाहे तो डिक्रीज नहीं होगा, तुरंत कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल वापस से वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और तुरंत इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेगा। यही 2 पॉइंट हम लिखने वाले हैं। अगर पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर से डिक्रीज किया जाए, वेपर प्रेशर के वैल्यू से डिक्रीज किया जाए तो लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और अगर पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर से इंक्रीज करना चाहो तो लिक्विड मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में। ये 2 पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है, तो यही हम लोग लिख लेते हैं कि इफ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर is increased
than vapor pressure. ठीक है, if partial pressure is increased than vapor pressure, then some vapor molecule changes into liquid molecule and attains equilibrium. ठीक है, नेक्स्ट, if partial pressure is decreased than vapor pressure, ठीक है, तो क्या होगा, then some vapor molecule, then some liquid molecule changes into vapor molecule to attain equilibrium. ठीक है, मतलब हम लोग क्या समझे कि जो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू है वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर तक ही पहुंच सकता है। वेपर प्रेशर से ना ही वो बढ़ना चाहेगा ना ही वो घटना चाहेगा। अगर बढ़ाओगे तो वेपर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। घटाओगे तो लिक्विड वापस से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। यही ये दोनों पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। अब वो किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एल्स किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ओनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। कहने का मतलब क्या है, देखो अब आराम से समझो, हम प्योर लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं। अगर तुमको वाटर का बात करना है, ठीक है, तो अगर तुम 100 ml वाटर लिए हो और एक केस में 1000 ml वाटर लिए हो, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों का वेपर प्रेशर भी सेम होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अगर तुम एक बड़ा सा सरफेस एरिया में वाटर लिए हो, ठीक है, और एक छोटा सा एक बोतल में तुम वाटर लिए हो, जैसे एक बाल्टी में, एक बाल्टी को बंद करके तुम वाटर लिए हो और एक बंद बोतल में वाटर लिए हो, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो दोनों का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम। तो किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो एल्स किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे शेप ऑफ कंटेनर, साइज ऑफ कंटेनर, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, तो लिखो वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड्स only and only upon temperature, ठीक है। it does not depend upon shape और साइज ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो किसी भी लिक्विड का, किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो शेप और साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां पे ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेपर प्रेशर से रिलेटेड। इन सब पॉइंट से तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तक वेपर प्रेशर में जो भी बात बोले हैं, चलो मेरे साथ साथ रिपीट कर लो ताकि तुमको याद हो जाए।
बाबू अगर हम लोग बात करें तो वेपर प्रेशर समझने से पहले हम आप लोग को इवापोरेशन समझाए। इवापोरेशन किसको कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू वेपर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज इवापोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वेपर प्रेशर का, ठीक है, तो वेपर प्रेशर हम लोग किसको कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे वेपर मॉलिक्यूल जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर कंडीशन डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है, उस पॉइंट पे वेपर मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। किसी भी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेपर प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है। वेपर प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर का ही कौन सा वैल्यू होता है? मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर से भी बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा। कुछ वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा, और अगर घटाना चाहे तो लिक्विड मॉलिक्यूल वापस से वेपर में कन्वर्ट करके इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा। नेक्स्ट हम तुम लोग को यह बताया कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ओनली किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, शेप और साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। आखिर कौन कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है? जैसे मान लो अगर तुमको दो अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर को कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करोगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जिसपे तुम्हारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांस है कि जब भी तुमको कंपेयर करने के लिए देगा तो इसी फैक्टर से तुमको एक्सप्लेन करना होगा। नेचर ऑफ लिक्विड से तुरंत समझ में आया होगा कि यहां पे हम लोग किसका बात करने वाले हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करने वाले हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे, यानी जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब वेपर मॉलिक्यूल कम बनेगा। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो जल्दी सा वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब ज्यादा वेपर बनेगा। ज्यादा वेपर बनेगा मतलब प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लिक्विड में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब वेपर मॉलिक्यूल कम बनेगा। अगर वेपर मॉलिक्यूल कम बनेगा तो प्रेशर भी कम एग्जर्ट करेगा। तो पहला फैक्टर जिसपे तुम्हारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, या फिर हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ठीक, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होगा तुम्हारा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात याद रखना, वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी लिक्विड में ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको एग्जांपल से समझे तो हम लोग एक कंटेनर में लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, और एक कंटेनर में हम लोग लेते हैं इथेनॉल, C2H5OH। अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करें तो यहां वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल दोनों में तुमको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहां पे भी H बॉन्ड प्रेजेंट होता है और यहां पे भी H बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मगर वाटर मॉलिक्यूल में दो H बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जबकि यहां पे बात करोगे तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 1 H बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक, तो बताओ किसमें ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट, किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है? वाटर में। ठीक है, किसमें कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है? इथेनॉल में। यानी हम बोल सकते हैं कि P नॉट ऑफ C2H5OH विल बी ग्रेटर देन P नॉट ऑफ H2O। तो ये तरह का भी क्वेश्चन तुमको कंपेयर करने के लिए दिया जा सकता है। तो जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो पहला फैक्टर जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर क्या है इस पे तुम्हारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। और नेचर में हम लोग जनरली क्या चीज को कंपेयर करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, दूसरा फैक्टर जिसपे तुम्हारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। वो क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर। बाबू अगर हम टेम्परेचर का बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा तो ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल बनेगा, ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल बनेगा
तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है ये समझो। जैसे मान लो हम लोग एक कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं H2O, ठीक, और दूसरा कंटेनर में भी हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं। ये फैक्टर का यूज हम लोग तब करेंगे ना जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में तुमको वेपर प्रेशर कंपेयर करने दिया है। मान लो यहां पे टेम्परेचर दिया हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस और यहां पे टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। बात क्लियर है, दोनों वाटर मॉलिक्यूल है। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा उसमें प्रेशर भी ज्यादा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए के केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी के केस में। तो यही दो फैक्टर है जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तुमको वेपर प्रेशर कंपेयर करने के लिए दिया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना। अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में वेपर प्रेशर कंपेयर करने के लिए दिया है तो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना। बात समझ आया ना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बारे में। होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हम लोग वेपर प्रेशर के बेसिस पे सब्सटेंस को क्लासिफाई करने वाले हैं। अगर हम लोग वेपर प्रेशर के बेसिस पे बात करें तो सब्सटेंस दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस, वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरे को नाम दिया जाता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग सब्सटेंस दो तरह का होता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। बाबू इनका डेफिनेशन तुम लोग को बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना। देखो क्लास 12th में हो तो तुम लोग को दोनों पढ़ते जाना होगा। एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर करना होगा और बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। बात समझे। अगर जो जेई के कैंडिडेट हो और वो 75% से नीचे आएगा बोर्ड में तो तुम्हारा एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना ही व्यर्थ है। तो इसी वजह से दोनों आप लोग को अभी पैरेलली लेके चलना होगा। और अगर तुम लोग ये सोच के चल रहे हो कि 3 महीना में बोर्ड पढ़ के आराम से निकाल लेंगे तो भी तुम लोग गलत हो। तुम लोग दोनों के लिए टाइम निकालो, 1 आध घंटा बोर्ड के लिए पढ़ो, उसके बाद बाकी टाइम है उसको एंट्रेंस के लिए दो। बात समझे ना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग समझते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अगर हम वोलाटाइल सब्सटेंस का बात करें तो वैसे सब्सटेंस जो वेपर मॉलिक्यूल में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे वोलाटाइल सब्सटेंस। अब देखो इजीली वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि हम लोग आयरन को वेपर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं मगर उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब इजीली नहीं कन्वर्ट होगा। मगर वाटर मॉलिक्यूल को तुम ऐसे भी रख दोगे ना तब भी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बोले जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होता है उसको वोलाटाइल बोलते हैं और जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल। तो हम बोल सकते हैं द कंपोनेंट या फिर द सब्सटेंस व्हिच easily converts into vapor molecule is known as volatile। जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे वोलाटाइल, और जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो यही हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस which do not convert into vapor molecule easily is known as non-volatile substance। जो वेपर मॉलिक्यूल में इजीली नहीं कन्वर्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वोलाटाइल, और जो इजीली कन्वर्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोलाटाइल। अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर, सॉरी वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर का बात करें तो किसी भी वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो वोलाटाइल सब्सटेंस का P0 का वैल्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा।
अच्छा, नॉन वोलाटाइल के लिए अगर पी नॉट का वैल्यू का बात करोगे तो ये हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। क्यों बाबू, अगर ये वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो प्रेशर कहां जनरेट करेगा, इसीलिए पी नॉट का वैल्यू जो है वो यहां पे इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये बात याद रखना, बात क्लियर है ना। तो किसी भी वोलाटाइल सब्सटेंस का पी नॉट नॉट इक्वल टू 0 होता है, जबकि किसी भी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का जो पी नॉट का वैल्यू है वो इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, 0 आएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी होगा कि भैया हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन वोलाटाइल है और कौन नॉन वोलाटाइल। तो इस चैप्टर के लिए याद रखना, जितना भी लिक्विड टाइप वाला मॉलिक्यूल है, ऑल लिक्विड टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, वो तुम्हारा वोलाटाइल होगा, और ऑल सॉलिड टाइप वाला, ऑल सॉलिड टाइप, वो तुम्हारा नॉन वोलाटाइल होगा। अच्छा, कुछ कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम वाटर का बात करें, H2O, ये तुम्हारा वोलाटाइल हो जाएगा। फिर अगर बात करोगे इथेनॉल C2H5OH, ये भी तुम्हारा हो जाएगा वोलाटाइल। एसीटोन का बात कर लो, ये भी तुम्हारा वोलाटाइल है। बेंजीन का बात कर लो, ये भी तुम्हारा वोलाटाइल है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल में 2-3 एग्जांपल याद रखना, जैसे यूरिया हो गया, ये नॉन वोलाटाइल है। ग्लूकोज हो गया, ये नॉन वोलाटाइल है। सुक्रोज हो गया, ये भी तुम्हारा नॉन वोलाटाइल है। तो ये सब तुम्हारा नॉन वोलाटाइल है। सॉलिड टाइप वाला को हम लोग नॉन वोलाटाइल कंसीडर करके चलेंगे, और जो लिक्विड टाइप है उसको हम लोग वोलाटाइल कंसीडर करके चलेंगे। तो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग दो छोटा टर्म का और बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। देखो, वैसे इसका इस चैप्टर में उतना यूज नहीं है, मगर कभी इससे एमसीक्यू उठा के पूछा जा सकता है, क्योंकि वेपर प्रेशर वगैरह का बात हो रहा है, तो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का मतलब तुमको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बबल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बबल पॉइंट, देखो बबल पॉइंट हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जब पहला लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी को बबल पॉइंट बोलते हैं। जब पहला लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बबल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड converts into vapor molecule। ठीक है, इसी को हम लोग बबल पॉइंट बोले। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बबल पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम लोग ड्यू पॉइंट का बात करें, अच्छा बबल पॉइंट पे अगर बात करोगे तो क्या मैक्सिमम होगा, लिक्विड या फिर वेपर। तो बाबू इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट पे जो तुम्हारा लिक्विड मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम होगा, वेपर मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारा, कम होगा। तो उसका हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस तुमको पॉइंट याद रहना चाहिए, बबल और ड्यू किसको कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम ड्यू पॉइंट का बात करें तो ड्यू पॉइंट हम लोग किसको कहते हैं, ये देखो, ड्यू पॉइंट हम लोग उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बोला जाता है जब पहला वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको बबल पॉइंट बोलते हैं, और फर्स्ट वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको ड्यू पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच फर्स्ट वेपर molecule changes into liquid molecule। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो ये याद रखना, बस छोटा सा डेफिनेशन है, कहीं अगर दिखाई दे तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम तुम लोग को बता दिए। ठीक है, बबल पॉइंट कहने का मतलब पहला लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है वो पॉइंट को बबल पॉइंट बोलते हैं, और पहला वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो आज का लेक्चर में फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग बस क्या समझे, देखो समझने वाला पार्ट आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा था, याद रखने वाला कम है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस हम लोग ये समझे कि वेपर प्रेशर कहाँ किसको जाता है, किस किस बात पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सब्सटेंस वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग कितने अलग अलग टाइप का होता है।
ठीक है, बबल पॉइंट किसको कहते हैं, ड्यू पॉइंट किसको कहते हैं, ये सारा बात को आज हम डिटेल में आप लोग को समझाए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग फाइनली चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर नहीं पढ़ना है। प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर आप लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन वगैरह में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो मेन जो प्रॉब्लम आएगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में आएगा। तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या लॉ होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक टोटल 6 लेक्चर आ चुका है, जिसमें 5 लेक्चर कंसंट्रेशन टर्म का था। ये वेपर प्रेशर का पहला लेक्चर है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, हम लोग इसी के आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर से है कि अगर आप लोग चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। यहाँ पे आप लोग को क्लास 11, 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड सारा टॉपिक मिलेगा, सारा टॉपिक सीक्वेंस में मिलेगा। अभी हम क्लास 12 का ही सिर्फ लेक्चर स्टार्ट किए हैं और आप लोग देखे होंगे कि हर एक दिन लेक्चर आता है, 4 बजे शाम में आ जाएगा। हम नेक्स्ट वीक से क्लास 11 का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे और वो 5 बजे शाम में आएगा। तो एक फिक्स टाइम है जिसमें लेक्चर आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।